Faisa's has been my go-to place since I can't even recall how many years now. So today I'll be talking to the brain behind Faisa's, the guru herself, Faiza Baji. अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मरियम, आप कैसे हैं? बिल्कुल से अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाइज़ा बाजी, सबसे पहला सवाल, बचपन में होता है ना, हमने बड़े होकर ये बनना है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। फ़ाइज़ा बाजी क्या बनना चाहती थी? मरियम, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ब्यूटिशियन बनना है मैंने या सैलून ओपन करना है। मैं बचपन से ही एक मदर से मेरे अंदर थोड़ी आर्टिस्टिक सेंस थी, तो मैं पेंटिंग काफ़ी अच्छी करती थी। तो मुझे ये नहीं था कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी या ये, तो सब बचपन से जैसे पेरेंट्स डाल देते ना माइंड में, वही डॉक्टर इंजीनियर बनना है और वो सब कुछ वही उसी तरह ही वही एम था कि या डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन एज अ पेंटर जब मैं पेंटिंग करती थी तो मुझे ना अप्रिसिएशन बहुत मिलती थी अपनी मदर की तरफ से स्पेशली। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई तो ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स का या अपनी कज़न्स का मेकअप कर देती थी। अच्छा। तो फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा, इसको अगर तुम्हें इतना शौक़ है, इतना अच्छा तुम्हारा हाथ है, तो तुम इसको प्रॉपरली लर्न करो। तो हम लोग बिलोंग करते थे गुजरात मंडी बहुद्दीन वाली साइड पे, तो उस साइड पे कोई ऐसा सैलून नहीं था और सैलून को उस ज़माने में कुछ बहुत अच्छा भी लोग नहीं समझते। वो ये अब तो फिर एक्सेप्टेंस आ गई, लेकिन उस टाइम कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए थे, लोग नहीं चाहते थे कि बिल्कुल। तो कैसे फिर? तो फिर वो वहाँ पर जहाँ हमारा घर था उसके पास एक सैलून खोला, तो मेरे फादर ने अलाउ नहीं किया मुझे ना। तो मेरी फूफो इसी तरह समर वेकेशंस में आई, तो उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि मेरे घर के पास ना इस्लामाबाद में मेरे घर के पास सैलून है एक, तो अमतुल्स होता था। बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बड़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आते हैं, बड़े अच्छे। वो जो लेडी थी जिनका सैलून था वो मेरी फूफो की अच्छी दोस्त भी थी, तो उन्होंने कहा कि एक सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स इसको वहाँ से करा दो। तो वही जैसे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं उसी तरह जो है वो वेकेशंस में आ गई यहाँ पे। एक कोर्स लिया मैंने सेल्फ ग्रूमिंग का। फिर वो थोड़ी सी जैसे मैं ग्रूम हुई तो मैंने फिर ऐसे ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर दिया, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो मेरा पढ़ाई की तरफ से ध्यान बिल्कुल चेंज हो गया। तो बस मुझे फिर यही होता था कि या मैं फिर पेंटिंग करती रहती थी या फिर मैं कोई आ गया तो मैं उसका काम वाम कर देती थी। तो उस ज़माने में ये नहीं था, क्योंकि अच्छा नहीं नहीं समझते थे। तो पैसे वैसे तो मैं लेती नहीं थी किसी से, लेकिन ना जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए, तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने अपने अब्बू को मनाया कि मैंने एक बहुत प्रॉपर मुझे कोर्स करा दें, मुझे नाउ हाउ हो जाए, बेसिक्स पता चल जाए। तो हाथ तो मेरा मेकअप में अच्छा, लेकिन मैं इसको प्रॉपरली लर्न करना चाहती हूँ। फिर मेरे फादर ने मुझे परमिशन दी, तो फिर लर्न करने के बाद फिर तो बस जब मैं कॉलेज में जाती थी तो हर कोई जो है वो मेरी प्रोफेसर्स भी मेरे आगे पीछे, और फिर हमें भी कर दे। तो फिर जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एक फेम जो है वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर मैंने घर की एनेक्सी में घर बड़ा था तो मेरे फादर ने घर की एनेक्सी में ना एक छोटा सा सेटअप मुझे बना दिया कि चलो तुम अपना शौक पूरा करते रहो। तो फिर जो है फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने अर्न करना शुरू कर दिया। तो फिर हम लोग मूव कर गए इस्लामाबाद। तो मैंने कहा कि ओहो, अभी तो मैंने अभी शुरू किया था तो अबू आप तो शिफ्ट कर रहे हैं। तो बाकी सारे बहन भाई जो थे वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे सारे, और फिर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा शौक जो है ना वो मैं पूरा कर दूँगा। तब आके मैंने इस्लामाबाद में जो G10 वाला पहला सेटअप था ना, आज से कोई 22 इयर्स बैक मुझे याद है, 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। बहुत छोटा सेटअप था, बट बहुत नीट क्लीन और बहुत अच्छा। एक मेरे अंकल इंजीनियर हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था मेरे सैलून को, तो बहुत अच्छा सैलून स्टार्ट किया था। तब भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ नया था। सैलून मैंने प्रॉपर किया नहीं था, तो वो भी जानने वाले आते थे वहाँ पर भी, ऐसा सच नहीं था।
कि बहुत हर वक्त रश रहता है, वो तो मैं ही होती थी तो जितना काम होता तो मैं कर उसी लेती, में खुश, लेकिन हाँ। तो मुझे था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, एक्सपोजर कैसा होगा, कैसे मैं लोगों से बात करूंगी। आप बहुत यंग भी थी ना? मैं बहुत यंग थी, बहुत यंग हाँ एज में आपने, हाँ। तो मुझे बड़ा डर लगता था लोगों से कि पता नहीं लोग कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। तो बस फिर मुझे होता था कि कोई एक क्लाइंट मैं करूं और जब वो मुझे वापस विजिट करे तो तब मेरी सक्सेस होगी। तो मैं ना अपने माइंड में रखती थी कि मैंने ये जिस क्लाइंट का हेयर कट किया है, जब जिस दिन ये दोबारा आएगा ना तो मैंने घर जाके अम्मी को बताऊंगी कि वो अब वो मेरा क्लाइंट बन गया। तो वो बस उस तरह करते करते 22 साल गुजर गए। ऑनेस्टली मेरी बिल्कुल अभी भी वही मेरा माइंड होता है कि क्लाइंट एक दफ़ा आए तो आप उसको इतना अच्छा अटेंड करो कि वापस आपको विजिट करें। राइट। अच्छा फ़ाइज़ा जी, कैसे देखती हैं अब तो, क्योंकि माशाल्लाह से यू आर अर्निंग और आपकी वर्क फोर्स काफ़ी बढ़ गई है, यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, तो कितना ज़रूरी है फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल के ज़माने की बात करें तो? मरियम, मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स जो थे वेल ऑफ थे, आप तो शौकिया उसमें आई थी। तो मैंने ना कभी इसको ऐसे नहीं सोचा था कि ये मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ। उस वक्त भी मुझे लगता था कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरे फादर ने मुझे तो 22 साल पहले वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती थी, क्योंकि वो हम तो इस सिटी में नए थे, कुछ भी नया शुरू करने के लिए तो मेरे फादर ने जो मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया तो मुझे तो लगता था कि मैं वेस्ट ना कर दूँ ना, तो डर लगता था कि लोग, लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए। आजकल कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल आपके पास होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हालात ऐसे आए आपके पास स्किल हो तो आप ज़रूरत के वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हाथ का हुनर कभी नहीं जाता ना ये आपको। अच्छा फ़ाइज़ा जी, आपका काम इस तरह से, आपकी डेली इंटरेक्शंस कितनी तरह की ख़वातीन से होती होंगी? कहते हैं ना औरतें जब आती हैं गॉसिप भी करती हैं, बातें भी करती हैं। कोई बताएं ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से जो आपने सुने हों, जो आपको बड़ा मज़ा भी आया हो और अभी तक याद हो? मरियम, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं ना हम डेली बहुत से लोगों से मिलते हैं, बड़ी स्टोरीज़ भी सुनते हैं, बहुत अच्छी भी बहुत बुरी भी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा फीमेल के साथ होता है। तो बहुत बच्चियों के बहुत से ऐसे हालात भी सुनते हैं, दिल मैं ले लेती हूँ, मेरी शख्सियत पे आ जाता है। अगर किसी का दुख सुनती हूँ तो मैं फ़ील करती हूँ उसको अंदर से। इसी तरह अच्छा टाइम भी गुजरता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि किसी से मैं सुनूँ ना तो किसी दूसरे को पता ना चलने दूँ कि मुझे इसकी ये बात पता है। क्योंकि अगर हम इस तरह एक दूसरे की बातें शेयर करते रहे ना तो वो पता नहीं, मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि हम दो लोगों का ट्रस्ट लूज़ कर देंगे। पता नहीं कितने लोगों की बातें मैंने दिल में रखी हुई हैं और मैं सुनती हूँ लोगों की बातें। यानी अगर मुझे कोई बताना चाहता है ना तो मैं लोगों की बात बड़ी तसल्ली से सुनती हूँ। आई थिंक सबको पता है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि हमने खुद काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बैठे हैं तो हमने काम नहीं होता लेकिन हम हार्ट टू हार्ट टेक कर रहे होते हैं और बड़ा रिलैक्स फील होते हैं। तो ये कुछ लोगों का और होता है, जैसे आपके साथ बंदा कर सकते हैं, तो ये भी एक अल्लाह मियां की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। इवन स्टाफ में अगर आपके पास स्टाफ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों से, बल्कि बीच में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बिज़ी हो गई तो मैंने अपनी एक सिस्टर को या मतलब अपनी कोई मैनेजर को असाइन कर दिया कि आपने सैलरीज देनी है। तो मुझे लगा मेरा इस तरह मेरे स्टाफ से इंटरेक्शन कम हो रहा है। फिर ये कि आप किसी की बात सुनते हो, फिर मैंने वापस वही चीज़ें अपनी रूटीन में करनी शुरू कर दी। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों से उनकी बातें करना। लेकिन हाँ, बड़े जैसे इस तरह की बातें होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो रह जाते अच्छे भी और बहुत बुरे भी। अभी जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बहनें आ गई हैं इस प्रोफेशन में, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये सब कुछ मैंने देखा हुआ। जब वो मुझसे बहुत ऐसे डिस्कस करते हैं ना कि ये हो गया, क्लाइंट ने ऐसे कह दिया, वो मिसबिहेव कर दिया, या मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट बहुत गुस्से में आ गई, या किसी से हम मतलब डेली हम बहुत कुछ लर्न करते हैं तो हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो मैं इनको यही कहती हूँ कि आपने 100% देना है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट को भी अच्छा लगे, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट अच्छे मूड में होते हैं, सम टाइम बैड मूड में होते हैं। तो कभी कभी ना बैड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी मेमोरीज हैं जो मुझे लगता है कि कोई सुन रहा होगा तो शायद बाद में कहेगा कि हमारा किस्सा बता दिया। ये एक होता है ना कि कुछ जब
लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए होते तो बस हम एक मी टाइम लेने जा रहे हैं तो बंदा सैलून आ जाता थोड़ी पैम्परिंग के लिए, तो वो एक हो जाता है, राइट। अच्छा फ़ाइज़ा बाजी, मुझे ये बताएं कि अपनी कोई ऐसी आदत जिससे आप खुद भी तंग हैं और बदलना चाहती हूँ। ऐसी आदत और बदलना चाहती हूँ, मुझे लगता है यू आर टू स्वीट, थोड़ा कई दफ़ा स्टाफ की बात से ले लेते हैं, एक एग्जांपल कोट कर देती हूँ कि मुझे ना घर वाले भी और मेरे अपने बड़े सीनियर जो मेरे साथ स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे अक्सर कहते हैं कि जो स्टाफ आपको 2-3 दफ़ा छोड़ के चला जाता, आप कैसे उनको वापस रख लेती हैं। अच्छा। तो ये अक्सर हमारे साथ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम बच्चियों के साथ गुजरता है, तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ ना आपकी इमोशनली अटैचमेंट किस तरह हो जाती है कि फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं तू क्यों रख लेती है, घर वाले भी कहते हैं कि आजमा के फिर दोबारा से आजमाती हो। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आखिरी सांस से पहले भी आपको कभी कभी मौका नहीं देते माफ़ी मांगने का, और कभी मौका देते हैं तो अल्लाह मियाँ कहते हैं मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी बंदा जब किसी को रिक्वेस्ट करता है कि मैं वापस आना चाहिए, तो वो मुझसे पहले बात करते हैं ना कि हमने वापस आना है। तो मैं कहती हूँ कैसे अपनी अंदर की ईगो को मार के वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनको पता भी है कि हमने इस बंदी का दिल दुखाया हुआ है, वो फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि हमने आना है। तो मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह माफ़ कर सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं, तो क्यों नहीं है कैसे बड़े ऐसे करके मैंने बड़े बड़े अच्छे लोग अपने सैलून में अपने साथ रखे हैं। बिलीव मी कि इतना खुश होता है ना दिल के उन लोगों के साथ मिलके कि मेरे साथ अगर मुझे 22 साल हो गए तो उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं। ये एक चीज़ मैंने भी देखी हुई है, और बल्कि मैंने देखे किस तरह से आप बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप उनकी शादियों में भी जा रही होती हैं, आप उनकी बर्थडेज भी सेलिब्रेट कर रही होती हैं, तो वही होते हैं आधे से ज़्यादा दिन वो आपके साथ गुजारें तो यहीं पे एक फैमिली बन जाती है। बट फ़ाइज़ा बाजी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस ट्रेट, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो ये एक मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए बट होता नहीं है ना, होने तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए बट होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मुझे फ़ाइज़ा बाजी बताएंगी कि उनकी ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ कौन सा है? बचपन हो सकता है या बच्चों से पहले हो सकता है, शादी से पहले हो सकता है, शादी के बाद हो सकता है, जो सबसे बेस्ट फेज़ आपके ना छोटा सा कोई कौन सा फेज़ रहा है? मरियम, मुझे जो टाइम गुज़र गया ना उसकी मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो आने वाला है उसका मुझे पता नहीं है। जो टाइम गुज़र है ना मेरे लिए वो सबसे प्लेजेंट टाइम है। मेरे लिए ना जो टाइम गुज़र गया ना उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो गुज़र गया, उसको मैं अपनी ज़िंदगी पे या अच्छा गुज़रा या बुरा गुज़रा मैं नहीं सोचती कि वो टाइम बहुत अच्छा था, या मैं कहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैंने बहुत कुछ अचीव करना, उसके लिए मैं सोचती भी नहीं हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ जैसे जो गुजर है ना टाइम वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ होते हैं ना, पिछली कोई मेमोरी या पिछले कोई फेज़ आप याद करें तो ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, बंदा सोचने लग जाता है कुछ। वो तो पूरे दिन में ना काफ़ी बातें ऐसी होती हैं कि अपनी कोई रात को रिकॉल करती होंगी आज क्या क्या हुआ। हाँ, कई दफ़ा फेसबुक पे वो जो कुछ ऐसी मेमोरीज होती है ना वो रीशेयर करते हैं, तो मैं देख रही होती हूँ कि ओ ये मैंने किया था या कुछ लेकिन मुझे अच्छा लगता, जो मेरा टाइम था ना जो गुजर गया उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक चुलबुली सी फ़ाइज़ा थी। मुझे कलरफुल कपड़े पहनना, बड़े बड़े इयरिंग्स पहनना, बैंगल्स पहनना, बड़ी वो एक पुरानी सी रूह थी मेरे अंदर। वो मैं बहुत कल्चरल सी चीज़ें पहनती थी जो हमारे कल्चर में हैं कि बैंगल्स भी पहननी है, रिंग्स भी पहननी है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो मुझे लगता है मैं बहुत कुछ पहनूँ ना तो मुझे खुद पे लगता नहीं मैं नहीं पहन सकती, अब मैं ये नहीं पहन सकती। अब मैं थोड़ी सोबर हो गई हूँ बस ये मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे लगता है अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आपको आता। गुस्सा आता है? हाँ, मैं बहुत गुस्से वाली थी। मैं इतना गुस्सा करती होती थी कि मेरी मदर कहती हैं कि अब मेरी बड़ी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा तो वो कहती है बिल्कुल तो माँ पे गई। तो अच्छा, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तो क्या करती थी? क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती फ़ाइज़ा बाजी ने गुस्सा, मतलब नहीं, मैंने आपको नहीं कभी ऐसे। मेरा गुस्सा ये होता था कि मैं ना बहुत लाउड हो जाती थी। अच्छा, अब मुझे लगता है लाउड होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी बड़ी कोशिश करती हूँ मैं कि गुस्सा मैं ना करूँ। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे ना ये नहीं होता कि लड़कियाँ एक दूसरे को छोटी सी चीज़ के लिए हर्ट कर देती हैं, छोटी सी चीज़ के लिए एक दूसरे को इतना बुरा भला बोल देती हैं, या
लेग पुलिंग करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि किस तरह से कर लेते हो आप लोग, और सारा दिन हम एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखो, जब काम नहीं है हंसो बोलो, और जब काम है तो बस फील ना कराओ किसी को कि कितने ज़्यादा लोग आप काम करते हो, मतलब इंजॉय करो लेकिन डिसिप्लिन हो, स्माइल करते रहो, ये चीज़ मुझे एनर्जी देती है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपका क्लाइंटेल और कहीं नहीं जाता, आपके लॉयल क्लाइंट्स आपके बने हुए हैं। फैज़ाबाद जी, आपने बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। आई मीन अब तो एक इस तरह की चीज़ है, अगर कराची से कोई किसी इवेंट के लिए भी, अभी रिसेंटली आई वाज एट नस्ट, वहाँ पे मैं आपको बता भी रही थी, जितने आए हुए थे मुझे पता था ये मेकअप फ़ायज़ा से हो के आया हुआ है, तो जितने लोग यहाँ आते हैं आपके पास ही आते हैं, तो कौन से सेलिब्रिटी के साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आई मीन हु इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल टू वर्क विद? मुझे बहुत से लोगों के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं ना, टीवी पे देखते हैं, तो हमें लगता है कि कभी हम इनको देख सकेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये भी सोचते हैं कि जब हम इनसे मिलेंगे तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। एक दफ़ा एक फ़ैशन शो किया था, मैंने नाम तो नहीं मैं उनका लूँगी, लेकिन मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे उसके बाद से मुझे लगा, वो मेरा पहला फ़ैशन शो था और बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ थे उसमें, और वो बहुत बड़ा नाम था। बिलीव मी कि इतना कोई बैड मेरा इमेज हो गया था कि मुझे लगा कि सभी ऐसे होते होंगे ना। उसके बाद ना मैं डर गई थी लोगों से, ऐसे लोगों से मिलने से। लेकिन फिर एक्सपीरियंस करते करते बहुत से अच्छे नाम मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हरीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, यमुना से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, कोमल अजीज़ हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, शायद अब मेरे माइंड में उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनके बारे में मैं ये सोचती थी कि शायद ये बहुत रूड होंगे, लेकिन बिलीव मी इतना अच्छा उनके साथ रिलेशन बनी कि जब भी आते हैं और वो यहाँ आते हैं मेरे पास, उनसे निम्रा खान है, निम्रा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया। तब वो यहाँ आते हैं तो हम विज़िट, वो मुझे भी विज़िट करते हैं या हम इकट्ठे कहीं बाहर मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलकर। अच्छा फैज़ाबाद जी, इसी से एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, ये जो फील्ड है यहाँ पे PR मैटर्स अ लॉट, गैदरिंग्स हो रही होती हैं, फैशन शोज़ हो रहे होते हैं, मतलब लोग आपस में मेल जोल, आपको मैंने बहुत कम देखा है, आप बहुत कम रही हैं इस तरह के इवेंट्स में, काम से काम रखा है। शुरू से ये आपका माइंडसेट था या कभी उस प्रेशर में नहीं आई कि आप कैसे इन्हीं लोगों के साथ काम करेंगी अगर आप उनके साथ हैंग आउट नहीं करी, ये नहीं फेस करना पड़ा कभी? दोस्तों में अक्सर लोगों ने मुझे कहा, जैसे हमने 1-2 फैशन शोज़ किए तो उन्होंने बैक स्टेज हम काम कर रहे होते तो कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा कि काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो तुम भी चला करो हमारे साथ, ज़रूरी है, PR कनेक्टिविटी एग्जैक्टली होना चाहिए, मैगजीन्स में छपता है, सोशल मीडिया में लोग आपको ऐसी गैदरिंग में देखेंगे तो मतलब उनको भी होगा कि आप एक क्लास डिफरेंस आ जाता है। तो मरियम बिलीव मी, मैं उसके 1-2 फ्रेंड्स के कहने पे चली गई, लेकिन ठीक है, उनका शायद लाइफस्टाइल वैसा होगा ना, तो मैं कंफर्टेबल थी ऐसे इवेंट्स में जाके। फिर मेरी फैमिली को भी पता है, और इवन मेरे अपने क्लाइंट्स में बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो बहुत कभी कभी मुझसे मिलती थी। मेरे 1-2 क्लाइंट्स ने आके कहा कि हमने आपको जो है वो सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई बहुत ज़्यादा आपकी फ़लाँ एक्ट्रेस के साथ, आप उस लॉन्च में थी, तो फिर साथ ही उसने मुझे कहा हम अपनी फ़ायज़ा को वैसी देखना चाहते हैं, वो जैसी थी। तो
मुझे भी, मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होती ऐसे इवेंट्स में जाके, तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्ल दिखाने का शौक कभी भी नहीं रहा। हमेशा लोग मुझे behind- मेरे नाम से जानते हैं ना, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा। इवन के G10 मरकज़ में जहाँ हमने पहले स्टार्ट किया था, बहुत से लोगों ने कभी मुझे देखा ही नहीं था। मैं कभी अपने मरकज़ में कभी शॉपिंग के लिए नहीं निकली, बस काम के लिए सैलून खुलता था और रात को मैं बस वहीं से मेरे अबू मुझे पिक करते थे और ले जाते थे। ऑनेस्टली मैं कभी अपने मरकज़ में शॉपिंग के लिए नहीं गई कि मेरा एक इमेज ना सेट हो जाए कि मैं तो एक मतलब जैसे एक इमेज बना होता है सैलून हाँ, वालों का कि आप ये एक कुछ घूमती फिरती stereotype रहती से, है हाँ, या हाँ। मैंने कभी मैं घूमती थी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। कभी मुझे कभी किसी ने कहीं घूमते हुए नहीं देखा होगा। अभी भी जाती हूँ तो बच्चों के साथ जाती हूँ। मुझे कभी अपना फेस दिखाने के लोगों को पता चले कि फ़ायज़ा कौन है, कि ये फ़ायज़ा ने किया है या कुछ, जिनको पता उनको पता। इवन जब मैंने जो है हेड कवर शुरू किया तो तब बड़े लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और बड़े लोगों ने आगे कहा भी ये तुम्हारी तो एक ग्लैमरस सी फील्ड है, तुम्हें तो सर पे स्कार्फ नहीं लेना चाहिए, देखते हैं कितने अरसे तक लोगी। एक दफ़ा मैंने जो है वो स्कार्फ लेके उतार दिया था, वो भी अपनी फ्रेंड के कहने पे। एक फैशन शो किया तो हम रैंप पे जा रहे हैं, एंड पे जब इंट्रोडक्शन होता है जी बिल्कुल, तो तब उसने कहा कि ये तो उतारो, तो बस उसके बाद उतर गया। लेकिन वो हमेशा मेरे दिमाग में ना मुझे रहता था कि ये मैंने गलत काम किया कि मैंने लिया था। तो फिर मैंने जब हज किया तो फिर उसके बाद मैंने किसी की परवाह नहीं की। मेरे अपने भाई की शादी थी, उसके फ़ौरन बाद मैंने स्कार्फ किया। अब मैं सोचती भी नहीं हूँ, अब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। मैं घर में भी लेती हूँ तो सबको पता है कि हेड कवर करती। और आप देखिए माशाल्लाह से आपके काम की वजह से लोग आपको पहचानते हैं और ये सारी चीज़ें फिर एक पॉइंट मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मेरा चेहरा दिखाना लोगों को ज़रूरी, उनको काम अच्छा लगना चाहिए। और अब आई थिंक आपने फ़ायज़ा जी एक ट्रेंड भी सेट कर दिया। मतलब पहले तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं था ना, अब लोगों को समझ बूझ थोड़ी हो गई है, तो अब एक ये भी ट्रेंड बनता जा रहा है। तो माशाल्लाह से यू टेकन द फर्स्ट स्टेप इन दिस रिगार्ड। कुछ लोग होते हैं जो किसी को गलती करते देखें तो उससे सीख लेते हैं, कुछ होते हैं फिर भी वो गलती करते हैं। फ़ायज़ा बाजी किस कैटेगरी में आती हैं? नहीं, मैं तो हमेशा सीखती हूँ। सीख लेती हैं? हाँ, मैं अपने स्टाफ मैं उसके साथ काम कर रही हूँ ना, इवन मेरे साथ कोई खड़ा होकर मेकअप कर रहा है, मैं उससे भी सीखती हूँ। मैं रोज़ ड्राइविंग करती हूँ, मुझसे एक गलती रोज़ होती है और मैं उससे भी सीखती हूँ। मैं इवन लोगों से, अपने से बड़ी उम्र के लोगों से सीखती हूँ ज़्यादा। मुझे उनकी कंपनी में बैठ के उनसे बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हर किसी का एक्सपीरियंस, जो टाइम गुजर चुका होता है वो एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी हमें कहती होती थी कि अम्मी के साथ कोई आया तो उनको बता रही कि कितनी बेटियां, तो अच्छा है ना, दे अल्लाह नसीब अच्छे करे, और ये वो, तो ये बातें ही लगती होती थी। या कोई ऐसी दुआ दे देनी तो हम कहते थे क्या बोलती रहती हैं। और ये वो अब समझ आता है कि वो जो बड़े लोग बात करके जाते थे ना, उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस होता था। तो मुझे तो लगता है कि हर किसी को जो है ना, वो वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम इंसान हैं, हमसे डेली ये गलती होती है। हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस लर्न करना चाहिए। आप डेली गलती करो। आप जब कोई आपको कहता है ना कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आप ये ना कहो कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ। आप ज़रूर अपने अंदर गलती तलाश करो कि यार इस बंदे ने ये बात की है, ज़रूर कहीं ना कहीं जो है ना वो मेरा कुछ तो इसमें होगा। हाँ। और अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स ये तो मेरी मदर भी कहती हैं। ये मेरी मदर कहती हैं इसने बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं कहती कि मैं बहुत तोप चीज़ हूँ। ये कहती है कि नहीं, अगर गलती है तो किसी को ये अच्छा नहीं लगा, मेरी सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती। अच्छा फ़ायज़ा बाजी, जब बहुत ज़्यादा ब्राइडल सीजन भी है, काम भी है, स्ट्रेस भी है, एक ब्रांच में जाने दूसरे में जाने, बहुत कुछ जब हो जाए, तो फिर फ़ायज़ा बाजी ब्रेक कैसे लेती हैं? मी टाइम कैसे मिलता है आपको? जब बहुत बिल्कुल ही रिफ्यूल करने के लिए एनर्जी चाहिए हो तो क्या करती हैं? मेरी स्पेशल तो मैं कुछ भी नहीं करती। बस कभी कभी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आज ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेरी एक ब्राइड थी, मेहंदी पे रेडी हुई, फिर बारात पे वो किसी और सैलून से हुई, फिर आज वलीमे पे मैंने उसको किया। तो मुझे कहती, मैं अपनी मदर से कह रही थी कि उस दिन इत्तेफाक से मेरे पास 2 दिन पहले, अभी स्टाफ भी वापस नहीं आया था, मेरी एक सिस्टर मेरे साथ होती हैं, वो भी अपने इन-लॉज में थी, तो मेरे साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था जो मेरे साथ ब्राइड्स कराए। अच्छा। तो मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइड्स थी, तो मैं नॉन स्टॉप ब्राइड्स कर रही थी, तो
इत्तेफाक से खाना वाना पानी शानी सब कुछ भूला हुआ, तो कितनी दफ़ा चाय गर्म भी हुई नहीं भी बनी तो वो नहीं पी सकी। तो मैं उसने मुझे कहा कि मैंने कहा फ़ायज़ा जी ने सुबह से खाना भी नहीं खाया था मामा, और मैं वहाँ पे 12 बजे गई और मैं शाम को 6 बजे वहाँ से आई, तो वो नॉन स्टॉप खड़ी थी। तो कहती है कि आपने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा बहुत साल ऐसे मैंने ये किया है, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है सम टाइम ना, आप सुबह से शाम तक होते हो। तो मैंने उसको कहा कि अब तो मैं कोई मेरे साथ काम भी कर रहा हो ना, तो मैं उसको ये नहीं कहती कि आप खाना खाओ ही ना, मैं उसको कहती हूँ यार 10 मिनट्स की ब्रेक लेके ना आप खाना खा लो पहले। तो मुझे लगता है काम के दौरान ना अगर आप कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो ना, तो वो सम टाइम अपना खाना पीना कर देते हो, जिसके बाद टाइम के साथ साथ ना आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा फ़ायज़ा जी, एक अब आपके साथ सेगमेंट करूंगी, 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने एक सेलेक्ट करना है। ओके, मस्कारा लिपस्टिक जल्दी, कैट्स डॉग्स? कैट्स। ये आपकी क्यूट सी कैट आज मैंने वैसे मेरे पास डॉग्स भी हैं और कैट्स भी हैं। वाओ, ओके। सब्जी गोश्त? सब्जी। फेवरेट ब्लॉगर? हिमायल वलिया? ओह ये बहुत मुश्किल है, ये आपने मुश्किल में डाल दिया। मेरे दोनों बहुत फेवरेट हैं। मिनाल या हरीम फारूक? हरीम फारूक। ओके। टेक्स्ट कॉल्स? कॉल्स। थक नहीं जाती इतनी कॉल्स आती हैं? कॉल्स होना आसान है, लेकिन मुझे ना वो टाइप करना मुश्किल हो जाता है सम टाइम, तो मुझे होता है कि वॉइस कर। पैसा शोहरत? पैसा या शोहरत, ये भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो पैसा भी सम टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं होता और शोहरत भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर दोनों में वो है तो फिर मुझे लगता है कि शोहरत। अच्छा शोहरत। समर्स विंटर्स? विंटर। फ़ायज़ा जी, ब्यूटी या ब्रेन्स? ब्रेन। क्योंकि यहाँ से जब लोग निकल के जाते हैं तब तो वो एक ब्यूटी वाली चीज़ होती है, लेकिन आपको लोगों का असल रियलिटी पता होती है। बिल्कुल। फ़ायज़ा जी, बिल्कुल लास्ट चीज़, अगर आप अपने आप को 3 खसूसियात में डिफ़ाइन करें, फ़ायज़ा जी कौन है? गुड ह्यूमन बीइंग। आई थिंक इसके आगे और बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा जी फॉर गिविंग अस टाइम। मुझे पता है आपका कितना बिजी शेड्यूल होता है, आपकी ब्राइड्स पे ब्राइड्स चल रही थी, बट थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। जितना अपने हार्ट टू हार्ट, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं इंटरव्यू ले लूँ, लाइक सीरियसली। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि मरियम मैं आपके साथ आज कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा हम एक दूसरे को बहुत अरसे से इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि मेरी यूनिवर्सिटी टाइम से जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में किया था तब से मेरी फ़ायज़ा जी के साथ है, एंड देन व्हेन इन रियल लाइफ मैं ब्राइड बनी तो मैं भी फ़ायज़ा's ब्राइड थी, और आज मैं अपने बेटे के साथ फ़ायज़ा जी के पास आती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ़ायज़ा जी, थैंक यू। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। स्टे ट्यून्ड।